अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। फर्दो, नतंज और अस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की तलबा अमेरिका जरूर आएं, मगर सोशल मीडिया का मुआयना करवाएं। भारत सफर के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल हो गया। और जर्मनी में एक साल में 1 लाख मुलाजमतों का खात्मा कैसे हुआ। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर जो है वो ईरान इसराइल जंग के हवाले से है कि अब इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो गया है और अमन के नोबेल इनाम के हकदार, अपने आप को समझने वाले और उस इनाम के तलबगार डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया है। अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है। ईरान की जो जौहरी साइट्स हैं उन साइट्स पर हमला किया गया है। ये 3 साइट्स हैं जिन पर हमला किया गया है और ये हैं फर्दो, नतांज और अस्फहान। ये जौहरी साइट्स हैं जहां पर हमला किया गया और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर भी कर दी और आवाम को ये बताया कि हमने ये हमला किया है और जो फर्दो की जो साइट है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और अमेरिका ने जो है वो ये भी कहा कि हमने इस हमले में फर्दो पर 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए और ये बंकर बस्टर बम्स जो होते हैं ये वो बम्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर जाते हैं और ज़मीन के अंदर चूँकि ये इंस्टॉलेशंस बनी हुई होती हैं तो वहाँ जाकर ये फटते हैं और वहाँ पर उनका इम्पैक्ट होता है। तो अमेरिका ने ये कहा है, लेकिन ईरान ने उसके जवाब में ये बयान जारी किया है कि हमने अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको खाली कर लिया था और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हमारा कोई बड़ा नुकसान हो। तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सीरियस है अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए भी और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के हवाले से भी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी सामने आई है और वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी ही हुकूमत के जो लोग हैं, जो साथी हैं और जो उनकी जो अपोजिशन है उनकी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद शुरू हो गई है कि किस तरीके से अमेरिका का जो सदर है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लिए बग़ैर या कांग्रेस को बताए बग़ैर किसी भी मुल्क पर हमला कर सके। और इस पूरी सूरत हाल पर कहा यह जा रहा है कि उनका मुआख़ज़ा होना चाहिए। तो अब ये मुआख़ज़ा होता है या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक सबसे पहले छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें आपको ये जो पूरा सिनेरियो है ये सामने आ जाएगा। अमेरिका अपने ही ऐलान से मुकर गया। अमेरिकी सदर ने सफारतकारी से ईरान इजराइल जंग रोकने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने का ऐलान किया, जिसे दुनिया भर ने खुशाइन पेशरफ करार दिया था। लेकिन ऐलान के महज 2 रोज बाद ही अमेरिका ने एक बार फिर अमन की कोशिशों को सबोताश कर दिया। अमेरिका ईरान इजराइल जंग में बराह रास्त कूद पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर NPT की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर्स दाग दिए, जिसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी आमेज ट्वीट करते हुए ईरान को किसी भी हमले से बाज रहने का इशारा दिया। ट्रंप ने कहा कि अब अमन ना हुआ तो मजीद अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान ने कोई भी दबाव कबूल करने के बजाय अमेरिका को नताइज के लिए तैयार रहने का इशारा दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका हमारे जवाब का इंतजार करे। जहाँ एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के कई ममालिक ने अमेरिकी हमले की मजम्मत की, वहीं बरतानिया ने हमले की हिमायत करते हुए ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने का इंदिया दिया, जिस पर ईरानी वजीर खारजा ने ट्वीट पर पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि ईरान कभी मुज़ाकरात की मेज से गया ही नहीं था। दौरान मुज़ाकरात पहले इजराइल ने हमला किया और अब एक बार फिर अमेरिका ने मुज़ाकरात को सबोताश किया है। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के होते हुए हमला किया और सिफारतकारी का कत्ल किया। सिफारतकारी के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन अब इसका वक्त नहीं रहा। अमेरिका के ही हवाले से एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि अमेरिका में जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ से, जो दूसरे ममालिक से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके वीज़ा पर पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन अब उन पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। अब बैरून मुल्क से जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन एक पाबंदी है जो कि लगाई गई है और वो पाबंदी है सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो भी मवाद या जो भी ट्वीट
ट्वीट्स या जो भी फेसबुक पर आप पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें उन तमाम स्टूडेंट्स की जो है उनको स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा अमेरिका की अथॉरिटीज़ की तरफ से, और देखा जाएगा कि कहीं इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात तो नहीं की गई है। इस पूरी तफसील को हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अमेरिका से हमें जॉइन कर रहे हैं सद्दाम तुफ़ैल हाशमी। जी सद्दाम, बताइएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने एफ, एम या जे वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 27 मई 2025 यानी 27 मई 2025 को आर्जी तौर पर इन वीज़ाज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसकी वजह ये थी कि स्क्रूटनी के हवाले से नई पॉलिसी को नाफिज करना था। गुड न्यूज़ एक ये है कि ये इस पर से, क्योंकि आर्जी तौर पर पाबंदी थी, ये उठा ली गई है। इसका बेसिक मकसद जो है, एक स्क्रूटनी के हवाले से जो प्रॉपर एक पॉलिसी थी उसका निफाज था, वो नाफिज कर दी गई है। अब बात करेंगे हम कि वो पॉलिसी क्या है। वो पॉलिसी ये है कि जो भी लोग ये वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, उनके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, एक्स हो या स्नैपचैट हो या टिकटॉक हो या यूट्यूब का, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जब वो वीज़ा अप्लाई करें उन्हें अपने अकाउंट्स को पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि उमूमन बहुत से लोग जो है उनके अकाउंट्स प्राइवेट होते हैं और सिर्फ उनके पास जो लोग ऐड होते हैं, उनकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, वही लोग उनके अकाउंट्स तक या वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं उस तक रसाई वो रखते हैं। तो उन्हें अपने अकाउंट्स को, जो भी अप्लाई करते हैं, उन्हें अपने सोशल मीडिया तमाम अकाउंट्स को पब्लिक करना होगा, जिससे जो कॉस्टनर्स हैं उन्हें उनके अकाउंट्स तक रसाई मिल सकेगी। और इसकी वजह क्या है कि जो भी आप पोस्ट करते हैं, जिस तरह की पोस्ट को आप शेयर करते हैं या आप अपने अपने पास शेयर करते हैं या स्प्रेड करते हैं या लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो आपके जो भी सोच है, आपके नज़रियात है, वो उसके मुताबिक होती है। तो यहाँ पर बहुत से लोग जब इन वीज़ाज़ पर आते हैं, देखिए जब कोई टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहा है जो कि मैक्सिमम 6 मंथ्स का होता है, तो वो तो किसी भी हवाले से, पॉलिटिक्स या किसी चीज़ में वो जो है वो शामिल नहीं होता। लेकिन अब स्टूडेंट है, उनकी 2 साल की, 4 साल की डिग्रीज़ हैं, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो जॉब पर हायर होकर आए हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो इस तरह के जो स्पेशली जो लोग हैं, वो फिर ज़ाहिर है कि एक वो अपने नज़रियात भी रखते हैं, अपनी ज़ाती राय भी रखते हैं, क्योंकि अमेरिका का कानून इज़हार की आज़ादी देता है, तो वो फिर उसके लिए वो अपनी जो भी उनकी सोच है, नज़रियात हैं, उसका बआसानी इज़हार करते हैं। और उसके साथ-साथ वो सोशल मीडिया पर भी कैंपेनिंग कर सकते हैं, या फिर पर्सनली जमा होकर एहतजाज करना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जिस पर जो एक हल्का था कि जो जिसको ये इख्तलाफ था कि जी बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो अमेरिका के मफादात को मद्देनज़र रखकर बनाई जाती हैं, और वो जिससे किसी और कंट्री के लोगों का या बाहर के लोगों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं होता। तो स्पेशली जो एशिया, साउथ एशिया से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या उनका इस हवाले से काफ़ी जो था वो न्यूज़ में या ये सब चीज़ें हाईलाइट होती रही हैं। तो उसके बाद अब ये कर दिया गया है कि आप जब भी, जो लोग भी एफ, एम या जे वीज़ा अप्लाई करेंगे, उन्हें अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक करना है, ताकि काउंसलर्स चेक कर सकें, और उनके उन अकाउंट्स की स्क्रूटनी के बाद ही इस बात को डिसाइड किया जाएगा या तयन किया जाएगा कि उन्हें वीज़ा देना है या नहीं। जी। आगे बढ़ते हैं और अमेरिका के हवाले से ही एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वैसे तो अमेरिका के हवाले से और जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनके हवाले से ये बात सामने आती है कि जी वो मुकम्मल तौर पर सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इसके कायल हैं। वो कहते हैं कि जी हुकूमत जो है उसके चलाने के मामलात में बिल्कुल सेकुलर मामला होना चाहिए, बिल्कुल लिबरल मामला होना चाहिए, और रिलीजन का उसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने तौर पर ये इस तरह के इक़दामात करते हैं जिससे साबित होता है कि ये लोग, ये जो वेस्टर्न माशरे हैं और अमेरिका की अगर हम बात करें तो किस कदर ये लोग मजहबी जो है वो तंग नज़री का शिकार है। टेक्सास में एक नया कानून पास किया गया है और इस नए कानून का जो मकसद है वो ये है कि टेक्सास के तमाम स्कूल्स जो हैं उन स्कूलों में जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो हर क्लास में प्रॉपर्ली डिस्प्ले की जाएं, और हर क्लास में जो है वो एक फ्रेम बनाकर लगाया जाए जिसमें 10 कमांडमेंट्स जो हैं, जो कि इसके बारे में कहा ही जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, वो 10 कमांडमेंट्स थी, वो हर क्लास में लगाई जाएं। अब ये जो गवर्नर हैं जिनका नाम है ग्रेग एबर्ट, इन्होंने ये ऐलान किया कि जी मैंने ये बिल साइन कर दिया है और अब ये इम्प्लीमेंट करना होगा।
होगा टेक्सास में मौजूद हर स्कूल को। अब ज़ाहिर है इसके हवाले से अभी जो ऑपोजिशन है वो अदालत में जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका में ये मामला हो चुका है। और लुइसियाना की अगर हम बात करें तो लुइसियाना में इसी तरह का एक लॉ पास हुआ था, फिर उसको ब्लॉक कर दिया गया था कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आर्कनसास में भी एक ऐसा लॉ है जिसको अदालत में चैलेंज किया गया है। तो अब इस लॉ को भी अदालत में चैलेंज तो किया जाएगा, लेकिन इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका में इस वक्त जो लोग हुक्मरान हैं उनकी मज़हब के हवाले से और मज़हब की जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट है, उसके हवाले से जो सोच है वो कितनी तंग नज़री का शिकार है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ। ख़बर ये आई है कि भारत जो है वो इस वक्त अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए, ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस की बात की जाए, तो दुनिया की जो ख़तरनाक तरीन ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस हैं उनमें भारत शामिल है, और भारत का चौथा नंबर है उन डेस्टिनेशंस में। अगर ख़तरनाक ममालिक की बात की जाए ट्रैवलिंग के हवाले से तो सबसे पहले है फ़िलिपाइंस, दूसरा नंबर है कोलंबिया का, तीसरा नंबर है मेक्सिको का, और चौथा नंबर आता है भारत का, जिसका इंडेक्स है 77.86। अब ये जो इंडेक्स बनाया गया है इसके अंदर 35 फैक्टर्स को शामिल किया गया है, और उन 35 फैक्टर्स में माशरे में जो तशद्दुद है उसके हवाले से जो है वो पैमाइश की जाती है। फिर उसके अलावा मुसल्लह तसादुम जो है उसको देखा जाता है, सेहत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखा जाता है, ख़वातीन के हवाले से जो मामलात हैं कितनी वो सेफ़ हैं उस माशरे में उसको देखा जाता है, कुदरती आफ़ात को देखा जाता है। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये एक मैट्रिक्स बनाया जाता है और रैंकिंग की जाती है, और उस रैंकिंग में भारत जो है वो चौथे नंबर पर आया है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भारत को एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन यानी लेवल 2 की कैटेगरी में रखा है, और जो लोग अमेरिका से भारत जाते हैं उनको कहा जाता है कि वो आप जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से। फिर अगर यूरोपीय ममालिक की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो वहाँ से भी जब लोग भारत जाते हैं तो उनको ख़ास तौर पर एडवाइज़री दी जाती है कि आप लोग अपने आप को सेफ़ रखें। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से दिल्ली में जिस तरीके से ख़वातीन के और टूरिस्ट्स के रेप हुए हैं उसके हवाले से ख़वातीन को भी ख़ास तौर पर ख़बरदार किया जाता है कि अगर आप भारत ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखना है। तो ये है जी मोदी के भारत की हकीकत। और नाज़रीन, वक्फ़ा हमें लेना है, लेकिन वक्फ़े से पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं। जंगें हर तरफ चल रही हैं, रूस और यूक्रेन की भी जंग चल रही है, इज़राइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े हुए हैं, और अब ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं, शदीद हमले हो रहे हैं। दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो अपना डिफेंस बजट जो है, डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसको बढ़ा रहे हैं। कहाँ पर पहुंची है ये डिफेंस स्पेंडिंग दुनिया के ममालिक की, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में मुल्कों की तरजीहात तब्दील हो रही हैं। 20वीं सदी में इंपीरियलिज्म से निकलकर अमन की तरफ बढ़ने वाला सफर अब उल्टे कदमों दोबारा जंगों की तरफ जा रहा है। गुज़िश्ता सदी में मुल्कों ने सेहत और तालीम पर अखराजात बढ़ाए थे, लेकिन एक बार फिर दुनिया में जंग के बादल छाए हुए हैं, और यही वजह है कि दुनिया भर का दिफाई बजट आसमान को छू रहा है। 2024 में आलमी दिफाई अखराजात में अमरीका सरे फहरिस्त रहा। अमेरिका ने $997 बिलियन के साथ सबसे बड़ा दिफाई बजट मुख्तस किया, जो दुनिया के मजमूई दिफाई अखराजात का 37% बनता है। चीन ने $305 बिलियन, जबकि रूस ने $80 बिलियन दिफा पर खर्च किए। भारत ने $75 बिलियन, सऊदी अरब ने $68 बिलियन और बरतानिया ने $80 बिलियन के दिफाई अखराजात किए। यूरोपीय ममालिक में जर्मनी का बजट $67.8 बिलियन रहा, जबकि फ्रांस ने $61.3 बिलियन खर्च किए। जापान ने $50 बिलियन और जनूबी कोरिया ने $47.6 बिलियन अपने दिफा पर सर्फ किए। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं, बल्कि ये आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन चैलेंज भी है। पाकिस्तान का दिफाई बजट इस फहरिस्त में निस्बतन कम है। पाकिस्तान ने तकरीबन $9 बिलियन दिफा पर खर्च किए, जो उसके GDP का 2% से जायद है। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में सरहदी सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जदीद फौजी साजो सामान का हुसूल मरकजी हैसियत रखता है। और अब बात करते हैं कुछ माहौलियाती आलूदगी की, कुछ मौसमियाती तब्दीली की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में चाहे लोग कराची में रह रहे हों या इस्लामाबाद में रह रहे हों, 40 से 45 डिग्री बल्कि उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शदीद गर्मी है इस वक्त पाकिस्तान में। और अगर हम दुनिया भर की
बात करें तो अमेरिका की ही मैं मिसाल आपको देता हूँ। अमेरिका की ही एक खबर मैं पढ़ रहा था आज और उसमें ये लिखा था कि अमेरिका में एक हीट डोम जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे लोग, और उस हीट डोम का मतलब ये है कि टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाएगा कि वहाँ पर जो है वो ट्रिपल डिजिट्स में पहुँच जाएगा टेम्परेचर। तो शदीद गर्मी सारी दुनिया में बढ़ रही है। हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और उनसे हम ज़रा इस मामले पर जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अभी हम जो बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो एक तो वो इम्पैक्ट है जो कि गर्मी का इम्पैक्ट है जो हम सब महसूस करते हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर पर हो रहा होगा, इकॉनमी पर हो रहा होगा। तो कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है या करने वाला है पाकिस्तान के हवाले से? जी, देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो तो बेसिकली जो ज़्यादा हीट आपके सिस्टम में आ रही है, वो ट्रांसलेट हो रही है क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में। और इसका जो पहला इम्पैक्ट आता है क्लाइमेट चेंज का, वो हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज के ऊपर आता है, क्योंकि आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो क्लाइमेट चेंज से जो है उसमें रद्द-बदल होती है। और ऐसा मतलब है कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो हाइड्रोलॉजिकल रूनुमा होते हैं, जिनका हम पहले से जो है वो बहुत ज़्यादा हम उसके आदी नहीं हैं। मसलन फ्लड्स ज़्यादा हो सकते हैं और ड्राउट ज़्यादा हो सकती है। ड्राई स्पेल के जो डेज़ हैं वो बढ़ सकते हैं, वेट स्पेल के डेज़ बढ़ सकते हैं। जो सीज़न्स हैं आपके रेनफॉल के, वो आगे पीछे हो सकते हैं। मसलन हमने इस दफ़ा देखा कि सर्दियों में बारिशें बहुत कम हुईं, लेकिन फिर एंड ऑफ द विंटर हमने काफ़ी बारिशें देखीं। फिर अभी जो एक मानसून का है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। तो ये इस किस्म के इम्पैक्ट्स हैं जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। दूसरा जो है वो ऑब्वियसली हीट है। तो हीट का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि एक तो ये हीट वेव्स आती हैं, लोगों को गर्मी लगती है और उससे जो है वो हीट स्ट्रोक और इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरा इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी फूड प्रोडक्शन के ऊपर है, क्योंकि अगर हीट ज़्यादा हो जाए तो कुछ ऐसे फल हैं, कुछ ऐसी मतलब है कि हम जो अनाज उगाते हैं उसकी पनीरी हो सकता है या उसके बीज जो हैं वो ठीक टाइम पे जर्मिनेट ना करें, या इनफ जर्मिनेशन ना हो, या उनके फल पकने के टाइम के ऊपर ठीक टेम्परेचर ना हो, तो वो फल का जो है वो उसकी जो है वो जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है या एक्सपेक्टेड है उससे कम या ज़्यादा हो जाएँ। तो ये इस किस्म के इम्पैक्ट्स हैं जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को, आपके हाइड्रोलॉजिकल सेक्टर को और आपके हेल्थ सेक्टर को इम्पैक्ट करती हैं। तो मेनली हमारे जो क्लाइमेट के चैलेंजेज़ हैं वो यही हैं। तो जो वाटर स्कैसिटी है, वो कितना बड़ा इश्यू बन चुका है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि भारत ने सिंध-तास मुआहिदा जो है वो मुअत्तल कर दिया और अभी भी भारत की हठधर्मी बरकरार है। तो उसकी वजह से भी और वैसे भी पाकिस्तान में वाटर स्कैसिटी जो है वो कितना ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि पंजाब में जो क्रॉप्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। देखिए ये जो वाटर स्कैर्सिटी के नाम के ऊपर लोगों को डराया जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ वाटर स्कैर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है और इंडस रिवर सिस्टम, जिसके बीच में हमारी तकरीबन 90% आबादी रहती है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी वाटर स्कैर्सिटी नहीं है। हाँ, स्कैर्सिटी है तो वाटर मैनेजमेंट की है और वाटर एजुकेशन की है, इवन एट द हाईएस्ट लेवल। हमारे पास वाटर के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, सीधी-सी बात है। हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितने पानी के रिसोर्सेज़ हैं, हमें पता ही नहीं है कि उन रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे यहाँ हर जो टेक्निकल मसला है पानी से रिलेटेड, वो सिविल इंजीनियर्स को दे दिया जाता है और सिविल इंजीनियर अपनी तालीम और तरबियत के हिसाब से सिवाय कंक्रीट पोर करने के उसका कोई और हल निकाल नहीं सकते। ये काम है हाइड्रोलॉजिस्ट का, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का, वाटर एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का और जो आपके हैं प्लानर्स होते हैं उनका काम है। जो आपकी म्युनिसिपल प्लानिंग है, आपकी एग्रीकल्चर प्लानिंग है, ये लोग हैं जिनका काम है कि ये इस चीज़ के ऊपर अपने जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाएँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हर चीज़ जो है वो सिविल इंजीनियर्स के हाथ में चली जाती है और सिविल इंजीनियर, हर वो सिविल इंजीनियर जिसने कोई एक डैम के ऊपर काम कर लिया, कोई जिसने
और इस तरह के वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर दिया, वो अपने आप को पानी का एक्सपर्ट भी समझना शुरू कर देते हैं और हम भी उसको पानी का एक्सपर्ट समझना शुरू कर देते हैं। आप डैम बनाने का प्रोजेक्ट करने के बाद पानी के एक्सपर्ट नहीं बनते, आप किसी कंक्रीट पोरिंग के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन पानी के एक्सपर्ट आप नहीं बनते। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि बड़ी जो है वो ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स हुई और बहुत दरख्त लगाए गए, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट पर और टेम्परेचर पर? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और अगर हुआ है तो अब उसको मज़ीद कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? अगर आप एनवायरनमेंट की फ़िक्र नहीं करते और आप हर उस जगह पे जाके दरख्त लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे दरख्त लगाना मुश्किल है, तो फिर आपके बहुत कम दरख्त जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे और उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूँगा कि अगर आप अपने जो दरियाओं के रास्ते हैं, ये जो आपके बड़े-बड़े दरिया हैं, आपने इनके इर्द-गिर्द एंक्रोचमेंट कर दी है, आपने दरियाओं के रास्ते छोटे कर दिए हैं, उधर कंक्रीट पोर कर दी है, बंद बना के दरियाओं के रास्तों को छोटा कर दिया है। अगर आप सिर्फ दरिया को उसका रास्ता दे दें, यानी जो कुदरत ने दरिया के गुजरने का रास्ता बनाया था, उसको आप खाली कर दें और उसमें आप इस तरह से मैनेजमेंट करें कि जब पानी दरिया में ज़्यादा हो तो वो फैल जाए, उससे वो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेगा और माहौल भी बेहतर होगा, तो उसमें खुद ब खुद दरख्त लगना शुरू हो जाएँगे। यानी अगर आप रिवर कॉरिडोर मैनेजमेंट करते हैं, तो आपके बिलियंस ऑफ ट्रीज़ जो हैं वो कुदरती तौर पे वहाँ पे एनवायरनमेंट लगा के देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे दरियाओं के किनारों पे पहले जंगल हुआ करते थे, हमने वो जंगल काट दिए हैं। अब हम दरिया से दूर जाके जहाँ पे बंजर पहाड़ हैं, उनके बीच में अगर आप प्लांटेशन करेंगे, तो वो पहले भी बंजर थे, वो उधर अभी भी बहुत मुश्किल से ये काम होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके गोशगुज़ार करना चाहूँगा कि इस बार जो बजट पेश किया गया है, उसमें क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसके बजट में की गई है कमी और 3.5 अरब से उसका जो बजट है, वो कम करके 2.7 अरब कर दिया गया है। अब इस तरह के जब इक़दामात सामने आते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा? और क्या आपको लगता है कि कोई विल मौजूद है हमारी हुकूमत में क्लाइमेट चेंज से सीरियसली डील करने के हवाले से? देखिए, ये तो आप किसी गवर्नमेंट वाले से पूछें, मुझे क्या पता वो कितने सीरियस हैं, कितने नहीं हैं। अगर पहले उन्होंने 3 बिलियन का बजट दिया है क्लाइमेट मिनिस्ट्री को, अभी 2.7 का दिया है, तो ये रकमें भी कुछ छोटी तो नहीं हैं। इससे भी हमने तो ये देखना है कि एज़ ए सहाफ़ी, एज़ ए टैक्स पेयर, एज़ ए सिटिज़न, हमने ये देखना है कि ये बजट कहाँ पे खर्च हुआ। और इसमें ये बात देखने वाली है कि क्या इन्होंने वो फिर कंक्रीट पोर करने में ये बजट लगा दिया कहीं पे, या इन्होंने वाकई कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम किए हैं। तो इसका जो जवाब है वो तो सही तरीके से आपको गवर्नमेंट ही दे सकती है। अच्छा, आप ज़रा इंटरनेशनल सिनेरियो को समझते हैं। हम देखते हैं जी, वो पेरिस एग्रीमेंट है, कॉप समिट है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनका कोई इम्पैक्ट हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा? कुछ अर्सा पहले भी बात हो रही थी कि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री बढ़ गया है, तो इन तमाम इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट क्यों नज़र नहीं आता? जी देखिए, उनका जो इम्पैक्ट है वो तो डेफ़िनेटली इस वक़्त दुनिया जो है वो इसी चीज़ को एनालाइज़ कर रही है कि इन कॉन्फ्रेंसेस का इम्पैक्ट कितना है। क्या कहीं पे जो रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं वो दुनिया में ओवरऑल कम हुआ है? जो डेटा सेंटर्स दुनिया में वर्ल्ड वाइड उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके डेटा के हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जिस तरह से एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, वो बतदरीज बढ़ती जा रही है और उसमें कोई खातिर-ख़्वाह उसके उसमें ना उसके जो है वो उसमें कोई सही कमी वाक़या हुई है, ना ही उसके जो रेट है, उसके उसमें जाने की जो मिक़दार है, उसमें कोई खातिर-ख़्वाह कमी पैदा हुई है। अच्छा, एक और टर्म आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, वो है क्लाइमेट जस्टिस की। ये इसका क्या मतलब होता है? जी, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में जो है ना वो ये कहा जाता है कि जो क्लाइमेट के या उसके को ख़राब करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जिन जगहों पे हुई हैं, उन जगहों को इकोनॉमिक फ़ायदे हुए हैं। मसलन किसी ने कोल फायर्ड पावर प्लांट लगा के उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की, उससे उसने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है अपनी डेवलप कर ली और उससे उसने बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर दिया। लेकिन जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, उससे किसी जगह पे सैलाब ज़्यादा आ गए, किसी जगह पे बारिशें ज़्यादा हो गईं, किसी जगह पे ड्राउट आ गया, किसी जगह पे कैद साली, खुश्क साली हो गई, तो वो जो नुकसान है वो कहीं और हो रहा है। तो इसको हम क्लाइमेट जस्टिस के तनाजुर में जो है आजकल डिस्कस करते हैं कि फ़ायदा
किसी और ने उठाया है और नुकसान किसी और का हुआ है। अच्छा, जो बड़े-बड़े ममालिक हैं दुनिया के, उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से बड़े प्लेजेस किए थे कि जी अरबों डॉलर वो देंगे, तो उसका क्या हुआ और पाकिस्तान को कुछ मिला या नहीं मिला और उसका कोई इम्पैक्ट हुआ या नहीं? अभी हाल ही में मिस्र में एक एयरपोर्ट बना है। उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस में से कुछ पैसे लिए। अब देखने में एयरपोर्ट बनाना उसका क्लाइमेट से क्या ताल्लुक, लेकिन उन्होंने ये कह के पैसे लिए कि हम इस एयरपोर्ट को चलाने के लिए इसके साथ एक सोलर पार्क लगा रहे हैं और इसकी 100% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोलर से आएगी। तो उस तरह से वो जो कार्बन फुटप्रिंट एक पैदा होना था बिजली पैदा करने का किसी और तरीके से, तेल जला के, फर्नेस ऑयल से या कोयले से, वो नहीं होगा, बल्कि ये पूरी की पूरी जो नई फैसिलिटीज है वो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलेगी। तो इस प्रोजेक्ट की बेस पे उनको क्लाइमेट फाइनेंस में से कुछ पैसे मिले, तो वो बन गया। इसी तरह से जब हमारे लोग जाते हैं वहां पे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए लेने के लिए, तो वो हमारा थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो है ना वो मुख्तलिफ होती है। हम बजाय के कहें कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट करना है और इसके लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस में से पैसे चाहिए, और हम उस प्रोजेक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करें कि जिससे पता चले कि इससे इतनी जो है वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ये वाले ग्रीन फाइनेंशियल इंजन्स, एनर्जी इंजन्स हमारे प्रोजेक्ट के बीच में जो है वो काम करेंगे। तो इस तरह का प्रोजेक्ट ले जाने के बजाय हम वहां पे जाके तो अपनी एक दास्तान गम सुनाते हैं। हम कहते हैं कि जी सैलाब आए तो हमारे इतने लोगों के घर टूट गए, इतने लोग जो हैं वो बेघर हो गए, इतनी फसलें तबाह हो गई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो हमें कुछ दे दो। अब वो कहते हैं कि कुछ दे दो, तो तुम उस दे दो का क्या करोगे? तुम्हारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर तुम वो पैसा लगाओगे? तो आप कहते हैं जी वो जिन लोगों के घर सैलाब में बह गए हम उनको घर बना के देंगे। तो वो पूछते हैं जी आप घर कहाँ बना के देंगे? कि जी जहां से उनके घर टूटे हम वहीं पे बना के देंगे। वो फिर आपको कहते हैं कि जी अपना प्रोजेक्ट ठीक करो, अगर आप वहीं पे घर बनाओगे तो अगले सैलाब में वो फिर टूट जाएंगे, फिर आप हमसे पैसे लेने आ जाओगे। तो आप अपना कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आओ जो इन लोगों में रेजिलियंस पैदा करे, इन लोगों को पहले अगर डिजास्टर हुआ दोबारा उस डिजास्टर से उनको नुकसान ना पहुंचे। तो हम लोग अभी तक बहुत पीछे रह गए हैं। हम इस क्लाइमेट फाइनेंस से हर साल जो है वो पैसे ले सकते थे, लेकिन अभी तक हमने कोई इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट नहीं सोचे जो कि माहौल दोस्त हों और हमें मजबूत करते हों क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट। तो इसलिए हमें अभी इसमें से कोई खास पैसे नहीं मिले। और फाइनली सर आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ये जो जंगें हो रही हैं इस वक्त दुनिया में, रूस और यूक्रेन का तनाज़ा कई साल से चल रहा है, फिर उसके बाद हमने देखा कि गज़ा पर जो फ़लस्तीन पर जो इसराइली बमबारी हुई और जिस तरीके की एक तरीके से उन्होंने जुल्म व सितम की नई दास्तान रक़म की है, और अब फिर जो है वो ईरान पर हमले हो रहे हैं, तो ये जंगों का क्लाइमेट पर कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए जंगों का इम्पैक्ट आज तक ना कभी क्लाइमेट पे अच्छा हुआ है, ना कभी जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन पे अच्छा हुआ है। जंग एक इंतहाई मैं कहूँगा कि मूजी मर्ज है जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से नोए इंसानी में पाया जाता रहा है और अभी भी पाया जा रहा है। और हम तो हमेशा पीस की बात करते हैं। वही जो आपकी चीज़ें मसलन आज हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान पानी पे जंग करने की बातें कर रहे हैं, जबकि यही पानी जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस भी बन सकता है। जंग के हथियार बनाने का कार्बन फुटप्रिंट, उनको चलाने का कार्बन फुटप्रिंट, उनसे माहौल की तबाही, उससे बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, उसके रिकंस्ट्रक्शन की कार्बन फुटप्रिंट, उसके रीडेवलपमेंट का कार्बन फुटप्रिंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत नेगेटिव हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका इम्पैक्ट होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, और सारी दुनिया के जो लीडरान हैं, बड़े बड़े लीडरान और बड़े बड़े ममालिक, वो शायद ये बात समझने से कासिर हैं या जानबूझ के इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे पास रहने के लिए सिर्फ़ एक ही सैयारा यानी हमारी ज़मीन मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम बसेरा कर सकें। और अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी की तरफ, जहाँ की सनतों से एक साल में 1 लाख
लाख मुलाजमतों का ख़ात्मा हुआ है। ये मुलाजमतों का ख़ात्मा क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब हुकूमत और अवाम क्या कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अमीर, हमारे नुमाइंदे जो कि हमें जर्मनी से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें थोड़ी सी तफसील बता दें कि ये जो मुलाजमतों का ख़ात्मा हुआ है, एक साल में 1 लाख मुलाजमतें ख़त्म हुई हैं, ये किस सेक्टर में से ख़त्म हुई हैं और इन मुलाजमतों के ख़त्म होने की वजह क्या है? जी, जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा जो है वो ख़तरा बरकरार है और बहुत ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है। आने वाले सालों में मज़ीद जॉब कट की पेशेनगोई की जा रही है। ये डाउनसाइज़िंग जो है ये बहुत बड़ा मसला होने वाला है। अ, अगर बैंकिंग सेक्टर की आप बात करें, तो जर्मनी के बहुत बड़े-बड़े बैंक हैं, डॉइचे बैंक जिसको जर्मन बैंक कहते हैं, कॉमर्स बैंक है, डिजिटल बैंकिंग आने की वजह से एआई कस्टमर सर्विस जो बॉट्स हैं वो आ गए हैं। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच क्लोज़र हुए हैं इन बैंकों में और ये बड़े-बड़े जो बैंक हैं, ये जायंट्स हैं, ये मेशियत की रीढ़ की हड्डी हैं जर्मनी की, तो ये जो है क्राइसिस का शिकार हैं। तो जैसे अगर बात करें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की, तो डीएचएल और अमेज़न जो है वो ड्रोन्स और रोबोटिक्स ऑटोमेशन की तरफ आ गए हैं। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसने थाउजेंड ऑफ वेयर हाउस एंड डिलीवरी जॉब्स को जो है वो ख़त्म किया है। और पब्लिक सेक्टर डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जर्मन हुकूमत ने 2026 तक जो है वो 30% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीटें हैं या जॉब्स हैं उनको डिजिटाइज करने का जो हदफ रखा है, जिसका मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। मीडिया इंडस्ट्री भी जो है वो इसका शिकार है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा ख़तरा है और मुस्तक़बिल में यूरोप में, जर्मनी में जो है वो हज़ारों बल्कि ये तादाद लाखों तक पहुंच सकती है। नौकरियां लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा शायद ये बताइएगा कि ये जो मुलाज़मतें ख़त्म हुई हैं, तो अब वो मुलाज़मीन जो कि ये मुलाज़मतें कर रहे थे और अब किसी मुलाज़मत पर नहीं हैं, वो इसके ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं? मतलब वो किसी अदालत में गए हैं, मुज़ाहरे हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, मुलाज़मतों का जो ख़ात्मा है वो ना सिर्फ़ अफ़राद को डायरेक्ट मुतासर करता है, बल्कि ये किसी भी मुल्क या जर्मनी की मईशत को भी मुतासर करता है। मैं आपको बताऊं कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं या ऐसे वर्कर जो मिडिल एज में होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने नौकरियां हासिल की होती हैं, तो वही नौकरियां उनकी एक आमदनी का ज़रिया होते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है इनसे बहुत ज़्यादा वो मुतासर हुए हैं। उनके लिए, जैसे इमिग्रेंट्स हैं या सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके लिए नई जो नौकरियां हैं उनको तलाश करना जो वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। इनका जो है एक और पहलू भी है, नफसियाती और इसके समाजी असरात भी होते हैं। लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन और आइसोलेशन यूरोप की तो एक बहुत बड़ी शुरू से प्रॉब्लम रही है। तो जब कई अफराद से जो मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं उन्होंने बात की, रिसर्च के इदारे उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी ही खो बैठे हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम एक कंपनी या एक शोबे से वाबस्ता रहे हैं और हमें जो है वो अचानक जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया है। ओके, और जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया है इन मुलाज़मतों के ख़त्म होने का जर्मनी की मईशत पर, वो क्या है? जी बिल्कुल, ये जो जर्मन कंपनीज़ हैं इन्होंने जो अपने मुलाज़मीन को नौकरियों से निकाला है, उनकी छांटी की है। इन छांटियों ने जो है वो जर्मन मईशत के कई पहलुओं पर जो है वो डायरेक्ट मनफी असरात जो हैं वो डाले हैं। सीधा-सीधा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, तो 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 5.5% थी, जो अब बढ़कर 6.3% हो गई है। और इनमें जो है बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की है। नौजवान जो है वो भी तकरीबन 8% की शरह से जो है वो मुतासर हो रहे हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करें तो लोग गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उनकी बाइंग पावर ज़ाहिर है वो बहुत कम हो गई है। जर्मन मईशत क्राइसिस का शिकार है, जिसकी वजह से रिटेल, ट्रैवल और इंटरटेनमेंट सेक्टर जो है वो भी मज़ीद बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। और फाइनली शाहिद ये भी बताइएगा कि अब जर्मनी की जो हुकूमत है वो इस हवाले से क्या कर रही है, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है वो अपने जो है वो इक़दामात उठाएगी।
सूरत हाल की संगीनी को समझती है, उसने मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं वो मुतारफ़ करवा रखी हैं। जैसे कि ऊपर हमने बात की कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं वो तो मिलते ही हैं। ये एक शॉर्ट टर्म हल है। इसके अलावा जो है वफाकी हुकूमत ने 4 बिलियन का फ़ंड रखा है ताकि वर्कर्स को डिजिटल, ग्रीन और AI स्किल्स, नई स्किल सिखाई जा सके, ताकि वो जो है अपनी अपनी जॉब्स में जो है वो अपग्रेड हो सके और वो डेवलप हो सके, ताकि उनको नौकरियों से ना निकाला जाए। इसके अलावा जो शहरियों को पैसों की सूरत में जो हेल्प मिलती है, जर्मनी ने 2023 में हेड्स फियर यानी 4 की जगह बुर्गर गेल्ड निज़ाम मुतारफ़ करवाया था, ताकि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अफराद को बेहतर सहूलियात और मोटिवेशन मिल सके, ताकि वो नई नौकरियां तलाश करने में जो है वो दिलचस्पी लें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद अमीर हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे, और बात हो रही थी कि जर्मनी से किस तरह एक साल में 1 लाख मुलाजमतें सनतों से ख़त्म हो गई। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।